हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी चैनल पे स्वागत करता हूँ। डेली बेसिस पे ये क्लासेस जो है सुबह 8 बजे होती है। जो नए लोग हैं मैं उनको बता दूँ, यहाँ पे ये करंट अफेयर की क्लासेस आपकी बाइलिंगुअल्स में कवर कराई जाती है। यानी कि जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं वो इंग्लिश और हिंदी मीडियम में दोनों में आपको दोनों भाषाओं में यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं और दोनों भाषाओं में यहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है। पीडीएफ की अगर मैं बात करूँ तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो आप उसको जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको अच्छे से कवर करते हुए चलिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का न्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, तो अच्छे से इसको कवर करते हुए चलिएगा, समझते हुए चलिएगा। आज के डेट में आप देख पा रहे होंगे न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के 2019 की बात कही जा रही है। उसको यहाँ पे होम मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पे पारित कर दिया गया है। तो ये बेसिकली नागरिकता संशोधन अधिनियम जो 2019 का है उसको यहाँ पे इनेक्ट कर दिया गया है, यानी इसको अधिनियमित कर दिया गया है। ये ध्यान रख सकते हैं पार्लियामेंट के द्वारा 11 दिसंबर 2019 को जो बेसिकली इनेक्ट किया गया था, ये ध्यान रख सकते हैं। और ये बेसिकली जो अमेंडमेंट है, ये जो संशोधन है, ये नागरिकता अधिनियम 1955 को यहाँ पे संशोधित किया गया है, ताकि एक तरह से नागरिकता प्रोवाइड किया जा सके किन लोगों को, बेसिकली जो प्रवासी लोग हैं, जो बेसिकली भारत के पड़ोसी देश जैसे अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, वहाँ से जो लोग प्रवासी होकर के भारत में आकर के बसे हैं, रह रहे हैं, खास करके कौन से धर्म के लोग, जो हिंदू से बिलोंग करते हैं, सिख हो गए, जैन हो गए, पारसी हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, या क्रिश्चियन समुदाय से बेसिकली जो बिलोंग करते हैं, जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से माइग्रेट होकर के भारत में आकर रहे हैं, उनको यहाँ पे नागरिकता प्रदान करने को लेकर के ये संशोधन यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भारत में ये जो लोग हैं, जो बेसिकली अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से माइग्रेट होकर के भारत में 31 दिसंबर 2014 या उसके पहले आकर के रह रहे हैं, और इनको बेसिकली धार्मिक उत्पीड़न का सामना करने के कारण ये वहाँ से माइग्रेट होकर के भारत में आए हैं, उनको यहाँ पे नागरिकता प्रदान करने को लेकर के यहाँ पे इस संविधान को, इस नागरिकता अधिनियम को संशोधित किया गया है। ठीक है, तो इस धर्म के लोग, यहाँ पे 6 धर्म आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। हिंदू हो गए, सिख हो गए, जैन, पारसी, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, ये समुदाय के लोगों को यहाँ पे नागरिकता प्रदान करने को लेकर के सिटीजनशिप एक्ट 1955 को यहाँ पे अमेंड किया गया है, देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो बात कही जा रही है, यही 6 धर्म की बात यहाँ पे क्यों कही जा रही है, क्योंकि ये बेसिकली ये वह धर्म जो है वो बेसिकली यहाँ पे मिनॉरिटीज़ से बिलोंग करते हैं, जो बेसिकली धार्मिक अल्पसंख्यक में वे बेसिकली उस कंट्री में बिलोंग करते थे, इसलिए इनको यहाँ पर इस अधिनियम के तहत वो लोग माइग्रेट होकर के जो भारत में बस आए हैं, उनको यहाँ पे नागरिकता देने की को लेकर के यहाँ पे इसको अमेंडमेंट किया गया है। तो नागरिकता के लिए न्यूनतम निवास आवश्यकता की अगर हम लोग बात करें तो 12 वर्ष से घटाकर 6 वर्ष यहाँ पे कर दिया गया है, देख सकते हैं। मिनिमम रेजिडेंसी की रिक्वायरमेंट की अगर हम लोग बात करें नागरिकता को लेकर के, तो 12 साल से उसको घटा करके 6 साल यहाँ पे कर दिया गया है। यहाँ पे इसको यहाँ पे 6 शेड्यूल के अंतर्गत यहाँ पे जो बात बताई गई है उससे इनको अलग रखा गया है, तो इसको एक्सक्लूड किया गया है। यानी 6वें अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों और इनर लाइन परमिट प्रणाली के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को इसमें शामिल नहीं किया गया है, ये भी बात यहाँ पे बताई जा रही है। इसके साथ साथ यहाँ पे ये जो अनाउंसमेंट किया गया है इस रूल को लेकर के, वो किस मंत्रालय के द्वारा यहाँ पे किया गया है, तो ये बेसिकली किया गया है होम मिनिस्टर के द्वारा, ये ध्यान रख सकते हैं। होम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के द्वारा इसको यहाँ पे अनाउंस किया गया है, और इस रूल को यहाँ पे लागू करने के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को यहाँ पे अमेंड किया गया, ये ध्यान रख सकते हैं। इस रूल के तहत इंडिविजुअल को यहाँ पे अलाउ किया जाता है कि वो यहाँ पे इंडियन सिटीजनशिप को लेकर के आवेदन कर सकते हैं। कहाँ पे जा करके उनको आवेदन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन पोर्टल का यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। इस लिंक पे वो जा करके अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो कर सकते हैं और इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सारे नागरिक जो उन 6 धर्म से बिलोंग करते हैं और जो बेसिकली 31 दिसंबर 2014 से या उसके पहले से भारत में आकर के रह रहे हैं, उनको यहाँ पर भारत की नागरिकता के लिए वो क्या है, आज के डेट में एलिजिबल है, और वो यहाँ पे इस पोर्टल में जा करके वो अप्लाई कर सकते हैं, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, उसी को लेकर के ये पूरा आपका न्यूज़ था नागरिकता अधिनियम को लेकर के, तो इसको ध्यान से अच्छे से कवर करते हुए चलेगा। एक और न्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, नागरिकता का जो अमेंडमेंट यहाँ पे हुआ है, तो ये सरकार के द्वारा यहाँ पे लोकसभा इलेक्शन के तुरंत पहले ही आपको ये डिसीजन यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि आज के डेट में विपक्ष के द्वारा बहुत बार यहाँ पे क्वेश्चन भी राइज किया जा रहा है कि अभी ही क्यों इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया।
तो लोकसभा चुनाव से पहले इस कानून को ही क्यों लाया गया, पहले क्यों नहीं लाया गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अमित शाह जी के द्वारा, जो कि होम मिनिस्टर है आज के डेट में, उनके द्वारा अधिसूचना की यहाँ पे अब सराहना की जा रही है सिटीजनशिप रूल्स को लेकर के, जो अभी इनके द्वारा यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इसमें साफ साफ बताया गया है कि हर वो नागरिक आज के डेट में एलिजिबल है जो 31 दिसंबर 2014 के पहले से भारत में रह रहे हैं, जो माइग्रेट होकर के पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हैं। तो यहाँ पे लगभग 4 साल आपको देखने को मिलेगा केंद्र सरकार के द्वारा लग गया है इस रूल को यहाँ पे रिलीज करने को लेकर के, अमेंडमेंट एक्ट के लेकर के पास करने को लेकर के संसद के द्वारा, जो कि 2019 में पास किया गया था। तो देख सकते हैं केंद्र सरकार के द्वारा 4 साल इसको लग गया इसको पारित करने के लिए, उसी को लेकर के यहाँ पे ये न्यूज़ आप देख सकते हैं। अगला न्यूज़ जो है वो बेसिकली NCSC डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे किशोर मकवाना जी को यहाँ पे अध्यक्ष का पदभार यहाँ पे ग्रहण किया गया, यहाँ पे नियुक्त किए गए आज के डेट में चेयरमैन के रूप में। NCSC क्या है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लव कुश कुमार के द्वारा यहाँ पे चार्ज किया गया है, मेंबर ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये एक संवैधानिक निकाय है, ये ध्यान रख सकते हैं। संवैधानिक निकाय है जो कि किसके अंतर्गत आता है, तो मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत ये आपको देखने को मिलेगा। यानी ये बेसिकली भारतीय संवैधानिक निकाय के अंतर्गत आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र के तहत एक भारतीय संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय किसको कहते हैं, वैसा निकाय जो बेसिकली पार्लियामेंट से पास होकर के जिसका गठन किया गया है, उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं या स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं, ये ध्यान रख सकते हैं। और ये इसके बारे में जो है अनुच्छेद 338 में इसके बारे में बताया गया है संविधान में, जो बेसिकली राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। आर्टिकल 338A की अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से बेसिकली ये आपका संबंधित है, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है, ध्यान रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग स्टैटिक पोर्शंस की बात करें तो NCSC जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसको हमारे संविधान में 338 के तहत अनुच्छेद में इसको स्थापित किया गया है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की अगर बात करें तो 1952 में इसको लाया गया था। मिनॉरिटीज अल्पसंख्यक की बात करें तो इसको 1993 में आपको देखने को मिलेगा, इस आयोग का गठन किया गया था। बैकवर्ड क्लास की बात करें तो ये भी 1993 में। ये सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय हैं, ये ध्यान रख सकते हैं। इसके साथ साथ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की भी स्थापना जो है 1993 में की गई थी। और इसके साथ साथ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना 2007 को की गई थी। ये सारे के सारे वैधानिक निकाय हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि सारे बॉडी का गठन जो किया गया है वो पार्लियामेंट से पास करके इसका गठन यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो उसको लेकर के बात कही जा रही है। अगर मूल रूप से अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल 338 के अंतर्गत यहाँ पे पहले जो था ये SC और ST के अंतर्गत ये अधिकार यहाँ पे दिया गया है इनको। यहाँ पे जितने भी मैटर्स हैं जो बेसिकली रिलेटेड हैं SC और ST को लेकर के, तो उसी से संबंधित सभी मामलों की यहाँ पे इनका काम क्या है, जांच करना है। संवैधानिक सुरक्षा उपायों से संबंधित हर एक चीज़ को यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना है, ये ध्यान रख सकते हैं। और जो भी इनसे रिलेटेड मैटर होगा SC और ST से रिलेटेड, वो सब के सब रिपोर्टिंग जो होगी वो इनके द्वारा किसको दी जाएगी, ये राष्ट्रपति को दी जाएगी, ये ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन निकल के आता है कि NCSC डिपार्टमेंट के थ्रू जो रिपोर्ट जो है वो किसको सबमिट किया जाता है, तो रिपोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट को यहाँ पे सबमिट किया जाता है, ये ध्यान रख सकते हैं। उसी से रिलेटेड ये आपका पूरा स्टैटिक पोर्शन है NCSC को लेकर के, जो कि आपको कवर यहाँ पे मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, अगले न्यूज़ की तरफ अगर हम लोग बढ़े तो लोकायुक्त का यहाँ पे आप देख सकते हैं, लोकायुक्त की बात यहाँ पे कही जा रही है मध्य प्रदेश से। तो जस्टिस सत्येंद्र सिंह को यहाँ पर अपॉइंट किया गया है लोकायुक्त नियुक्त को लेकर के, देख सकते हैं नियुक्ति यहाँ पे की गई है। उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है, अच्छे से कवर करते हुए चलिएगा। लास्ट में क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप ध्यान से सारी चीज़ों को सुनेंगे या समझेंगे तो लास्ट के सारे क्वेश्चंस को आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, आपको दोबारा वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो अच्छे से समझते हुए चलिएगा। लोकायुक्त की बात यहाँ पे कही जा रही है, जो कि मध्य प्रदेश की बात यहाँ पे है। और यहाँ पे मध्य प्रदेश के लोकायुक्त की अगर हम लोग बात करें तो किसको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, तो जस्टिस सत्येंद्र सिंह को यहाँ पे नियुक्त किया गया है। ये लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की अगर हम लोग बात करें तो उप लोकायुक्त अधिनियम 1961 में आप देख सकते हैं
इसको स्टार्ट किया गया था। तो न्यायमूर्ति सिंह को मध्य प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1981 के तहत लोकायुक्त के रूप में यहाँ पे इनको नियुक्त किया गया है। ये बेसिकली जस्टिस के पोस्ट पर ये बेसिकली काफ़ी टाइम से रह चुके हैं और अभी फ़िलहाल ये नरेश कुमार गुप्ता के उत्तराधिकार यहाँ पे बने हैं। यानी नरेश कुमार गुप्ता जो पहले लोकायुक्त थे मध्य प्रदेश के, अब उनके जगह पर यहाँ पे सत्येंद्र सिंह जो आए हैं वो लोकायुक्त के पोस्ट को अब संभालेंगे, जिनके कार्यकाल पिछले 17 अक्टूबर को यहाँ पे समाप्त हो गया था। देख सकते हैं तो नरेश कुमार गुप्ता का कार्यकाल 17 अक्टूबर को समाप्त हो गया था और अब जाकर के जस्टिस सत्येंद्र सिंह जो है वो मध्य प्रदेश के लोकायुक्त के रूप में यहाँ पे नियुक्त हुए हैं। ठीक है, लोकायुक्त की अपॉइंटमेंट जो होती है वो यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन की बात यहाँ पे कही जा रही है। यानी लोकायुक्त की नियुक्ति विपक्ष के नेता और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से की जाती है। ये ध्यान रख सकते हैं, उसको लेकर के आपका यहाँ पे न्यूज़ है। ठीक है, तो सत्येंद्र सिंह आप यहाँ पे देख सकते हैं लोकायुक्त ऑफ मध्य प्रदेश यहाँ पे नियुक्त हुए हैं। लोकायुक्त की अगर हम लोग बात करें तो ये वह एक्ट है जो कि 2013 में यहाँ पे इसको पारित किया गया था। बहुत सारे राज्य में इसको पारित होने के पहले ही इसको यहाँ पे संस्था को स्थापित कर लिया गया था। ये भी ध्यान रखने की बात है कि लोकायुक्त का जो संस्था है इसकी स्थापना सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो महाराष्ट्र में इसकी की गई थी। कब? 1971 की बात यहाँ पे कही जा रही है। देख सकते हैं ये एक्ट जो है वो 2013 में पास हुआ, लेकिन महाराष्ट्र में ऑलरेडी पहले से ही लोकायुक्त एक्ट आपका था स्थापित। कब? 1971 की बात यहाँ पे कही जा रही है। उड़ीसा भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, उड़ीसा में भी 1970 में लोकायुक्त जो था वो आपका पहले से था और इसको जो पारित किया गया था वो 1983 में इसको लागू किया गया था। 2013 की अगर हम लोग बात करें तो 21 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी जिसमें दिल्ली है, आप देख सकते हैं वहाँ पे लोकायुक्त की स्थापना यहाँ पे की जा चुकी है। देख सकते हैं ये अधिनियम जो है 2013 में पारित हुआ, लेकिन उसके पहले से ही काफ़ी राज्यों में लोकायुक्त का जो बॉडी था वो लोकायुक्त ऑलरेडी पहले से पारित किया जा चुका था। लोकायुक्त की संस्था जो है उसकी स्थापना पहले से ही हो चुकी थी, ये आप देख सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो सभी राज्यों में इसकी स्ट्रक्चर जो है, संरचना जो है वो समान नहीं है। लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की बात करें तो इसकी अपॉइंटमेंट, ये वाला लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे भी जा चुके हैं कि लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा की जाती है। तो ये ध्यान रख सकते हैं राज्य के राज्यपाल के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। नियुक्ति करते समय अधिकांश राज्यों के राज्यपाल को यहाँ पे क्या किया जाता है, कंसेंट भेजा जाता है, मतलब कंसल्ट किया जाता है, परामर्श करते हैं। गवर्नर सभी राज्यों के कंसल्ट करते हैं। किससे कंसल्ट करते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट यानी राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से ये लोग कंसल्ट करते हैं। कौन? राज्यपाल। और लीडर ऑफ अपोजिशन, याद रखिएगा विधानसभा के विपक्ष, विधानसभा के राज्य विधानसभा के विपक्ष के नेता के साथ भी राज्यपाल के द्वारा यहाँ पे परामर्श किया जाता है जब किसी लोकायुक्त या उप लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर के गवर्नर जो है वो डिसाइड करते हैं। तो ये भी बात ध्यान रख सकते हैं। तो लोकायुक्त और उप लोकायुक्त जो है वो गवर्नर के द्वारा यहाँ पे नियुक्ति की जाती है। हाँ, और किससे कंसल्ट करते हैं राज्यपाल? तो चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट, राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य विधानसभा के विपक्ष के नेता से ये बेसिकली कंसल्ट करने के बाद ही ये नियुक्ति करते हैं। ठीक है, अगला न्यूज़ यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हैं। देखिए आप लोग का स्टैटिक पोर्शंस भी मैं आपको कवर करता हुआ चल रहा हूँ, तो अच्छे से कवर करते हुए चलिए, एक तरह से आप लोग का रिवीजन भी होता हुआ चल रहा है पॉलिटी का। अब जो अगला न्यूज़ यहाँ पे ये राजीव जी आपके सामने है, जिनको यहाँ पे विजिलेंस कमिश्नर के रूप में यहाँ पे नियुक्त किया गया है सीवीसी का, देख सकते हैं। तो श्री एस राजीव को सीवीसी में सतर्कता आयुक्त के रूप में यहाँ पे इनको नियुक्त किया गया है। यहाँ पे ये शपथ ग्रहण किए हैं। राजीव ने भारत के राष्ट्रपति द्वारा, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अधिकृत केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के समक्ष वीसी के रूप में इनके द्वारा शपथ लिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने ओथ लिए वीसी के रूप में सीवीसी के अंतर्गत, जिसको किसके द्वारा शपथ ग्रहण दिलाया गया? तो प्रेसिडेंट के द्वारा दिलाया गया है। सीवीसी एक्ट की बात करें तो इसको पास 2003 में किया गया था। ये बेसिकली क्या प्रोवाइड करते हैं? अपॉइंटमेंट प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इस एक्ट के तहत यहाँ पे 3 मेंबर बॉडी आपको देखने को मिलेगा। एक है सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, और इसके अंतर्गत 2 विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, ये ध्यान रख सकते हैं। इनका अगर कार्यकाल की बात करें तो इनके कार्यकाल 4 साल की होती है या फिर 65 वर्ष की आयु जब तक ये कवर न कर ले, जो दोनों में से जो पहले होगा वो
आपका बेसिकली उसी के बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की मैं बात करूँ तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि आज के डेट में सीवीसी के पद पे हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के पद पे हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अंडर में 2 विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, एक आपके राजीव है, ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। वर्ड ऑफ द डे की अगर मैं बात करूं तो आज के डेट में लुक्रेटिव आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका आज का वर्ड है लुक्रेटिव, देख सकते हैं। इसकी अगर मैं समानार्थक शब्द की बात करूं तो इसका मतलब होता है लाभदायक, लुक्रेटिव हो गया लाभदायक, लाभकारी। और अगर विलोम शब्द की मैं बात करूं तो ये बेसिकली लाभहीन होता है या घाटे में चल रहा, लॉस मेकिंग होता है। निमोनिक्स की अगर मैं बात करूं तो ये बेसिकली लुक्रेटिव कहलाता है, जिसको लाभदायक कहते हैं, लक्की टू हैव इट बिकॉज इट मेक्स अ लॉट ऑफ मनी और प्रॉफिट, क्योंकि यह बहुत सारा पैसा और लाभ कमाता है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो हर लेमनेड स्टैंड वाज सरप्राइजिंग लिक्रेटिव, उसका नींबू पानी स्टैंड आश्चर्यजनक रूप से आकर्षक था, देख सकते हैं। उसी को लेकर के यहाँ पे ये आपका वर्ड ऑफ द डे यहाँ पे लुक्रेटिव आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला न्यूज़ जो है वो बेसिकली हरियाणा से रिलेटेड है। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पे नियुक्त किया गया है नायब सिंह सैनी को, देख सकते हैं नए मुख्यमंत्री यहाँ पे बने हैं नायब सिंह सैनी, जो कि हरियाणा के बनने जा रहे हैं बीजेपी के द्वारा। इनको यहाँ पे 41 बीजेपी के एमएलए का सपोर्ट यहाँ पे मिला है, साथ में 5 इंडिपेंडेंट निर्दलीय विधायक का यहाँ पे हरियाणा के लोकहित पार्टी के विधायक यहाँ पे समर्थित हुए हैं, देख सकते हैं। सैनी कुरुक्षेत्र के एमपी, कुरुक्षेत्र के सांसद और हरियाणा भाजपा प्रमुख सैनी से मजबूत ओबीसी समर्थन के साथ भाजपा की लोकसभा चुनाव संभावना को यहाँ पे बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद है, देख सकते हैं। स्ट्रॉन्ग ओबीसी सपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इनका, और एक तरह से बीजेपी को फायदा भी मिलेगा इनका यहाँ पे हरियाणा के मुख्य मंत्री बनने को लेकर के। एक तरह से ओबीसी का सपोर्ट जो है लोकसभा के चुनाव में इनके थ्रू मिल सकता है। पॉलिटिकल कैरियर की बात करें तो इनकी राजनीतिक करियर जो है 1996 से स्टार्ट हुई थी। ये पहले एमएलए के पद पे थे, विधायक थे, फिर मंत्री के रूप में कार्य किए हैं, और फिर 2019 में एमपी के रूप में यहाँ पे नियुक्त हुए, और यहाँ पे लार्ज वोट मार्जिन से यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री यहाँ पे बन गए हैं, ध्यान रख सकते हैं नायब सिंह सैनी, ये ध्यान रख सकते हैं। अगला न्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं सदर्न रेलवे की बात यहाँ पे कही जा रही है। मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया 205 वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्टॉल, बहुत इंपॉर्टेंट ये स्कीम है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे साउथ इंडिया में साउदर्न रेलवेज में 205 यहाँ पे आप देख सकते हैं रेलवे स्टेशन, यहाँ पे रेलवे स्टेशन में वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्टॉल यहाँ पे उद्घाटन किया गया है। अगर मैं बात करूँ 168 जिसमें से तमिलनाडु में आप देख सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन यहाँ पे किया गया है। ये वह योजना है जो बेसिकली क्या करता है, प्रमोट करता है लोकल फॉर वोकल, ये थीम है, ये ध्यान रख सकते हैं। जो लोकल फॉर वोकल दृष्टिकोण को यहाँ पे बढ़ावा देता है सरकार के द्वारा, और एक तरह से मार्केट में लोकल प्रोडक्ट्स को ये क्या करता है, और लोकल प्रोडक्ट्स को और प्रोड्यूस करने को लेकर के यहाँ पे डिमांड करता है। तो एक तरह से एडिशनल इनकम अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करता है, एक बाजार प्रदान करता है, और समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों के लिए अतिरिक्त आय के अवसर को यहाँ पे इनके द्वारा क्या किया जाता है, पैदा किया जाता है। तो देख सकते हैं वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्टॉल जो है 205 यहाँ पे रिसेंट में सदर्न रेलवे में लॉन्च किया गया है मोदी जी के द्वारा। इसकी स्थापना जो है किसके द्वारा, ये स्कीम जो लॉन्च किया गया था, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा ये स्कीम लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य वही है वोकल फॉर लोकल आंदोलन का समर्थन, यानी स्कीम का यहाँ पे समर्थन करना है। इसका स्थानीय विक्रेताओं को स्वदेशी उत्पादों के विपणन के लिए विशिष्ट रूप से डिजाइन किए गए आउटलेट यहाँ पे प्रदान करना है, देख सकते हैं लोकल वेंडर्स को यहाँ पे इसके यूनिक डिज़ाइन को लेकर के यहाँ पे मार्केट में स्वदेशी प्रोडक्ट को ऑफर करना है। इसके अंतर्गत यहाँ पे आप देख सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद इस योजना के डिज़ाइन का नेतृत्व करता है, देख सकते हैं। जितने भी योग्य आवेदक होंगे रेलवे के पास 1000 रुपये जमा करने पर 15 दिनों के लिए अस्थायी स्टॉल या के कियोस्क का उपयोग करने की अनुमति यहाँ पे उनको दी जाती है, देख सकते हैं। 1000 रुपये डिपॉजिट करके रेलवे के साथ 15 दिन के लिए अपना स्टॉल जो है वो लगा सकते हैं, ये ध्यान रख सकते हैं। जो बेसिकली क्वालिफाइड एप्लीकेंट है उन्हीं को लेकर के यहाँ पे बताया जा रहा है। याद रखिएगा ये योजना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वोकल फॉर लोकल यहाँ पे इनका उद्देश्य है, जिसको सपोर्ट करने को लेकर के ये स्कीम यहाँ पे लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा।
अगला न्यूज़ यहाँ पे देख सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पे गुजरात में साबरमती आश्रम में कोचरब आश्रम यहाँ पे इनका उद्घाटन यहाँ पे किया गया। कोचरब उस आश्रम का यहाँ पे उद्घाटन किया गया। ये एक मास्टर प्लान देखने को मिलेगा गांधी आश्रम मेमोरियल का, एक तरह से यहाँ पे साबरमती आश्रम को लेकर के स्थायी विरासत का जश्न यहाँ पे मनाते हुए गांधी आश्रम स्मारक के मास्टर प्लान का यहाँ पे उद्घाटन किया गया है। इसको यहाँ पे जो लॉन्च किया गया इसे विरासत के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए डांडी मार्च की ऐतिहासिक वर्षगांठ पर यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है। देख सकते हैं हिस्टोरिक एनिवर्सरी आपको देखने को मिलेगा। डांडी मार्च आज ही के दिन जो जिसकी शुरुआत की गई थी 12 मार्च। चलिए मुझे बताइएगा डांडी मार्च किस दिन से किस दिन तक हुआ था। ठीक है, डांडी यात्रा पढ़ा है ना सभी लोगों ने इतिहास में। डांडी यात्रा की शुरुआत किस दिन से किस दिन तक हुई थी, कुल कितने दिन की ये यात्रा थी, ये मुझे बताइएगा। कितने दिन की ये यात्रा थी और कितने लोग थे इस यात्रा में शामिल, वो मुझे बताइएगा। ठीक है, तो ये एक ऐतिहासिक आप देख सकते हैं वर्षगांठ आपको देखने को मिलेगा डांडी मार्च का, जिसको लेकर के यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है। पीएम के द्वारा आश्रम की 55 एकड़ जमीन यहाँ पे वापस पाने में आश्रम वासियों के सहयोग की यहाँ पे सराहना की गई है। देख सकते हैं उसी को लेकर के ये आपका न्यूज़ है। तो कोचराब आश्रम याद रखिएगा साबरमती में गुजरात में, जिसका उद्घाटन यहाँ पे मोदी जी के द्वारा यहाँ पे किया गया है हिस्टोरिक एनिवर्सरी डांडी मार्च के उपलक्ष्य में। अगला न्यूज़ यहाँ पे देख सकते हैं डीआरडीओ के साइंटिस्ट के द्वारा मिशन दिव्यास्त्र यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया। अग्नि 5 की बात यहाँ पे कही जा रही है। यहाँ पे इसका संचालन सफलतापूर्वक यहाँ पे किया गया। पहला सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। स्वदेशी यानी घर में ही बना हुआ अपने देश में ही विकसित अग्नि 5 मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण यहाँ पे किया गया है, जो कि सक्सेसफुल रहा है। इस फ्लाइट टेस्ट का नाम की बात करें तो इसका नाम दिव्यास्त्र रखा गया है। ठीक है, जिसको यहाँ पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड जो कि उड़ीसा में है। चलिए मुझे बताइएगा इस आइलैंड का नाम क्या है। बहुत बार मैंने आप लोग को बताया इस आइलैंड का नाम। उड़ीसा के जो एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड है, उस आइलैंड जहाँ से इसको लॉन्च किया गया उस जगह का नाम बताइएगा, एग्जैक्ट लोकेशन का नाम बताइएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं MIRVS की अगर हम लोग बात करें, मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेट री एंट्री व्हीकल की बात करें, तो ये इसको डेवलप जो किया गया वो US, UK, रसिया, फ्रांस और चाइना के द्वारा इसको यहाँ पे डेवलप किया गया है। और ये जो वेपन है, ये हथियार प्रणाली का परीक्षण जो है वो 3550 किलोमीटर की सीमा के भीतर यहाँ पे किया गया है। देख सकते हैं, तो यहाँ पे डीआरडीओ के द्वारा सक्सेसफुली यहाँ पे संचालन किया गया है दिव्यास्त्र का, जो कि स्वदेशी निर्मित अग्नि 5 मिसाइल है। ध्यान रख सकते हैं, इसको यहाँ पे टेस्ट किया गया है कहाँ पे, उड़ीसा के अब्दुल कलाम आइलैंड का, उसका नाम मुझे बताइएगा। ठीक है, और ये सक्सेसफुल टेस्ट हुआ है, ये ध्यान रख सकते हैं। अगला न्यूज़ की हम लोग बात करें तो वुमेंस डे के उपलक्ष्य में यहाँ पे स्पेशल यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है वुमेन दिवस विशेष के रूप में। अब वुमेन इन हर सेक्टर में हम लोग वुमेन्स कैटेगरी को हम लोग पढ़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से लेकर के आज तक। और स्पोर्ट्स सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो उसमें भी महत्वपूर्ण रोल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्मृति मंदना का। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीसीसीआई ने उन्हें 2018 में सर्वश्रेष्ठ महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का यहाँ पे पुरस्कार दिया है। इसके साथ साथ दूसरी अगर मैं महिला की बात करूँ तो पीवी सिंधु, सभी लोग जानते होंगे, बैडमिंटन विश्व चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय हैं और ओलंपिक खेलों में लगातार 2 पदक जीतने वाली भारत की दूसरी व्यक्ति है। देख सकते हैं ओलंपिक गेम में लगातार 2 मेडल जीतने वाली दूसरी व्यक्ति भारत की यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर आती है साक्षी मलिक, आप यहाँ पे देख सकते हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 58 kg कैटेगरी में। और पहली महिला रेस्लर आप देख सकते हैं जिनके द्वारा ये कांस्य पदक यहाँ पे जीता गया है, ओलंपिक में पदक जीता गया, देख सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। खेलों में महिलाएं जो है उसमें भी कम नहीं है। पीवी सिंधु हो गई, स्मृति मंदना हो गई, साक्षी मलिक हो गई, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अगला न्यूज़ की बात करें तो वुमेन्स इन डिफेंस सेक्टर भी अगर हम लोग बात करें, रक्षा सेक्टर में महिलाएं की अगर हम लोग बात करें तो अवनी चतुर्वेदी आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहली भारतीय वुमेन आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि पायलट के रूप में MiG-21 में अकेले उड़ान भरने वाली पहली भारतीय महिला पायलट यहाँ पे बनी है अवनी चतुर्वेदी। ये हम लोगों ने कवर भी किया है, आई होप आप लोगों को याद होगा। 2018 की बात यहाँ पे कही जा रही है। सिंधु रेड्डी की अगर हम लोग बात करें तो भारतीय वायुसेना की हेलीकॉप्टर पायलट है, ये देख सकते हैं, जिन्होंने पेरिस में बैस्टल डे परेड में मार्चिंग दल का यहाँ पे इनके द्वारा
नेतृत्व किया गया था, लीड किया गया था। अगला है प्रीति रजक की अगर हम लोग बात करें तो पहली महिला सूबेदार आप यहाँ पे देख सकते हैं। आर्मी की हवलदार रैंक से पदोन्नत होने के बाद वह सेना में पहली भारतीय महिला सूबेदार बनी थी, ये ध्यान रख सकते हैं प्रीति रजक। तो डिफेंस सेक्टर में भी आप देख सकते हैं वुमेन ने अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही हैं। वुमेन डे स्पेशल में हम लोगों ने बहुत सारे फील्ड में वुमेन्स की जो स्पेशलिटी है वो हम लोगों ने कवर किया। आर्ट्स में देखा, एंटरटेनमेंट में देखा, स्पोर्ट्स में देखा, डिफेंस में देखा, ठीक है। तो हर सेक्टर में हम लोगों ने अच्छे से कवर किया है। फिर पॉलिटिक्स में देखा, तो इनको अच्छे से कवर करते हुए चलिएगा आप लोग भी, और अच्छे से ये सारे टॉपिक्स को नोट भी करते हुए चलिएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस के तरफ। आई होप आप लोगों ने इस लेक्चर को बहुत बारीकी से सुना होगा। तो अगर अच्छे से सारे न्यूज़ को अगर आपने सुना होगा तो डेफिनेटली हर क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस आप कर जाएंगे। और जो क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आ रहे तो एक बार सर्च कर लीजिएगा, उसके बाद फिर उसका आंसर कमेंट्स में दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं, सीवीसी की बात यहाँ पे कही जा रही है। सीवीसी में सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया, उनका नाम बताना है। सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो अभी विजिलेंस कमिश्नर के रूप में यहाँ पे किसको नियुक्त किया गया वो आपको बताना है। आज ही हम लोग ने इसके बारे में पढ़ा है। दूसरा अगर क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो हरियाणा के नए मुख्यमंत्री आज के डेट में कौन बने, ये भी हम लोगों ने आज ही के न्यूज़ में कवर किया है। तीसरा क्वेश्चन जो है वो मध्य प्रदेश के लोकायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया, लोकायुक्त की बात यहाँ पे कही जा रही है। मध्य प्रदेश में अभी रिसेंट में कौन नियुक्त हुए हैं उनका नाम बताना है। फिर अगला क्वेश्चन जो है एनसीएससी की बात यहाँ पे कही जा रही है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के चेयरपर्सन के रूप में किन्होंने कार्यभार यहाँ पे संभाला है, उनका नाम बताना है। अध्यक्ष के रूप में कार्यभार किसने संभाला है, उनका नाम बताना है। तो ये सब हम लोगों ने अभी कवर किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हाल ही में समाचार में देखी गई इंदिरा माँ आवास योजना किस राज्य से संबंधित है, इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको सर्च कीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इंदिरा आवास योजना, ठीक है। चलिए हिंट देता हूँ, 29वें राज्य के रूप में ये भारत में शामिल हुआ था, वहीं पे इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया। अब तो आंसर आपको पता चल ही गया, फिर भी सर्च कर लीजिएगा, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। तो ये था पूरा आज का करंट अफेयर। आई होप आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंग वे में कवर किया होगा, अच्छे से आपको सारे न्यूज़ कवर हुए होंगे। स्टैटिक पोर्शंस भी मैं साथ में कवर कराता हुआ चल रहा हूँ, तो आई होप आपका रिवीजन भी हो रहा होगा पॉलिटी का और स्टैटिक पोर्शंस का साथ साथ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी ज्वाइन हो सके और बाकी लोग भी अच्छे से अपने करंट अफेयर को कवर कर सकें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।